टुडे वी विल डिस्कस नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ सेम डेटा। सेम डेटा की जो डुप्लीकेट कॉपीज होंगी उनको हम रिडंडेंसी बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सेम डेटा आपका डुप्लीकेट हुआ है। यहाँ पर ये सेम डेटा आपका यहाँ पर 4 टाइम आया है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेम डेटा की यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज है, तो ये क्या है आपका एक रिडंडेंट डेटा है। तो इस रिडंडेंसी को हम रिमूव करने जा रहे हैं बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो रिमूव किस तरीके से करेंगे? ये जो मेरा रिलेशन जो आप देख रहे हैं, ये रिलेशन है रिलेशन आर, ठीक है ना। तो इस रिलेशन आर को मैं डिकम्पोज करूंगा दो रिलेशंस में, रिलेशन R1 एंड रिलेशन R2 में। तो ये रिलेशन R को मैं डिकम्पोज करने जा रहा हूं दो रिलेशन में, रिलेशन R1 एंड रिलेशन R2 में, टू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ रिडंडेंसी। इस लेक्चर को वॉच करने से पहले आप इंसर्जन, डिलीशन और अपडेशन एनोमलीज वाला लेक्चर को वॉच करें। इंसर्जन, डिलीशन एंड अपडेशन एनोमलीज वाला जो लेक्चर था उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो वहां पर हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने आपको ये समझाया था कि इस रिलेशन R में चूंकि आपका डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ सेम डेटा एग्जिस्ट करती है, सेम डेटा की डुप्लीकेट कॉपीज एग्जिस्ट करती है, तो इसकी वजह से आपका यहां पर आपको डेटा को इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। आपको यहां पर इस रिलेशन R में इंसर्ट करने में, डिलीट करने में और अपडेट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वहां पर हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि आपकी इंसर्जन एनोमलीज क्या होती है, डिलीशन एनोमलीज क्या होती है और अपडेशन एनोमलीज क्या होती है, ठीक है ना। और अगर आप इस रिलेशन R को डिकम्पोज कर देंगे R1 रिलेशन और R2 रिलेशन में, देन आपकी इंसर्जन, डिलीशन और अपडेशन एनोमलीज वाली प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इसको वॉच करने से पहले हमारा इंसर्जन, डिलीशन और अपडेशन एनोमलीज वाला लेक्चर को पहले वॉच करें, देन इसको आगे आप कंटिन्यू करें। तो देखिए, ये जो हमने रिलेशन R को डिकम्पोज किया है R1 और R2 में, तो ये जो डिकम्पोजिशन है ये दो क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि ये डिकम्पोजिशन जो है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए। इसका मतलब ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसलेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, डिकम्पोजिशन लॉसलेस होना चाहिए। सेकंड, ये जो डिकम्पोजिशन है ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर ये दोनों कंडीशंस आपका मीट करेंगे, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप उस रिलेशन को डिकम्पोज कर पाएंगे। अदरवाइज वो फिर आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर वो इन दोनों कंडीशंस को मीट नहीं कर रहा होगा। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस रिलेशन R को अगर मैं डिकम्पोज कर देता हूं R1 और R2 में, तो यहां पर मेरी रिडंडेंसी रिमूव हो गई है। अब चूंकि ये रिडंडेंसी रिमूव हो गई है, तो मेरी यहां पर इंसर्जन, डिलीशन और अपडेशन वाली जो एनोमलीज थी वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो चुकी है। ये जो रिलेशन R है, इस रिलेशन R में आपका SID जो है वो प्राइमरी की है। रिलेशन R में SID आपका प्राइमरी की होगी और हमने इसको डिकम्पोज किया है रिलेशन R1 में और R2 में। तो इस रिलेशन R1 की प्राइमरी की है SID और इस रिलेशन R2 की प्राइमरी की है आपका CID। ये रिलेशन आपका R2 है, ये रिलेशन आपका R2 है जिसकी की प्राइमरी की है CID। ये रिलेशन आपका R1 है जिसकी की प्राइमरी की है आपका SID। तो सबसे पहले तो ये हम चेक करते हैं क्या ये जो हमने डिकम्पोजिशन किया है वो लॉसलेस होगा या नहीं होगा, या डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा या नहीं होगा। तो वो जो दो कंडीशन हमने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन आपका लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही थी ऑपरेशन परफॉर्म करने में, इंसर्जन में प्रॉब्लम हो रही थी, डिलीशन में प्रॉब्लम हो रही थी, अपडेशन में प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी को सॉल्व करने के लिए हमने यहां पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई किया। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ने रिडंडेंसी को रिमूव कर दिया बाय डिकम्पोजिंग दिस रिलेशन R इन टू रिलेशन R1 एंड R2। इस रिलेशन R को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ने डिकम्पोज कर दिया R1 R2 में, देन आपकी ये जो इंसर्जन, डिलीशन और अपडेशन वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब चेक करते हैं क्या ये डिकम्पोजिशन आपका लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो देखिए इस रिलेशन R में आपकी क्या है, इस रिलेशन R में आपकी प्राइमरी की है SID। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर क्या क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी होंगी। यहां पर देखिए SID चूंकि प्राइमरी की है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि SID एरो R आपका एक
फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, या दूसरे शब्दों में मैं ऐसा बोल सकता हूं एसआईडी एरो एसनेम एक एफडी होगा, एसआईडी एरो सीआईडी एक एफडी होगा, एसआईडी एरो सीनेम एक एफडी होगा, एसआईडी एरो एफआईडी एक एफडी होगा, एसआईडी एरो एफनेम आपका एक एफडी होगा, एसआईडी एरो सैलरी आपका एक एफडी होगा यहां पर। अब जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं कि सीआईडी एरो सीनेम भी आपका एक एफडी होगा, सीआईडी एरो एफआईडी भी आपका एक एफडी होगा, सीआईडी एरो एफनेम भी आपका एक एफडी होगा, सीआईडी एरो सैलरी भी आपका एक एफडी होगा। ठीक है ना। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं एसआईडी एरो, आप इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट उठा लीजिए, वो आपका एक एफडी होगा। सीआईडी एरो एसनेम ये आपका एफडी नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये दो वैल्यू सेम है, लेकिन ये दो वैल्यू आपका डिफरेंट है। इसी तरीके से एसनेम एरो सीआईडी आपका एक एफडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये दो वैल्यू सेम है, लेकिन ये दो वैल्यू आपका डिफरेंट है। तो एसनेम एरो सीआईडी भी यहां पर एफडी नहीं होगा, और सीआईडी एरो एसनेम भी आपका यहां पर एफडी नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये आपने इसको रिलेशन आर को डिकम्पोज कर दिया है दो रिलेशन R1 एंड R2 में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर जो CID होगी वो एज ए फॉरेन की एक्ट करेगी फॉर दिस रिलेशन R1, क्योंकि ये जो आपका जो CID है ये आपका रेफरेंस कर रहा होगा इस रिलेशन R2 की प्राइमरी की को, क्योंकि देखिए इस रिलेशन R2 की प्राइमरी की क्या है, इस रिलेशन R2 की प्राइमरी की है CID। तो R1 रिलेशन का ये जो एट्रीब्यूट है CID ये रेफरेंस कर रहा है R2 रिलेशन के CID एट्रीब्यूट को, और जहां पर CID क्या है, इस R2 रिलेशन का प्राइमरी की है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये CID किस तरीके से वर्क कर रहा है, यहां पर एज ए फॉरेन की आपका वर्क कर रहा है। तो ये CID आपका क्या हो जाएगा, यहां पर फॉरेन की हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो आपने CID की जो वैल्यूज ली है वो वैल्यूज कहां से ली है, यहीं से ली है। देखिए यहां पर क्या क्या वैल्यूज है, यहां पर वैल्यू है C1 और C2। तो यहां पर जो आप वैल्यूज यूज कर रहे हैं वो या तो C1 यूज कर रहे हैं या फिर C2 यूज कर रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये CID क्या है आपका फॉरेन की है। ठीक है ना, क्योंकि ये रेफरेंस कर रहा है इस R2 रिलेशन की प्राइमरी की को। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं क्या ये जो डिकम्पोजिशन आपने किया है क्या ये लॉसलेस होगा। लॉसलेस के लिए हमने आपको बताया था, लॉसलेस के लिए देखिए आप क्या करेंगे, पहले R1 यूनियन R2 कीजिए। R1 यूनियन R2 करने पर आपको R मिल गया, फर्स्ट कंडीशन आपकी मीट हो गई। सेकंड कंडीशन देखिए R1 इंटरसेक्शन R2 आपका 5 नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं R1 इंटरसेक्शन R2 आपका क्या आ जाएगा, CID विच इज नॉट इक्वल टू 5। तो आपका R1 इंटरसेक्शन R2 5 नहीं है, सेकंड कंडीशन में मीट होगी। थर्ड हमने आपको बताया था कि R1 इंटरसेक्शन R2 शुड बी सुपर की ऑफ आइदर R1 रिलेशन और R2 रिलेशन और बोथ रिलेशन। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है आपका CID है, जो कि आपका की है, सुपर की है इस रिलेशन R2 का। हालांकि ये आपका प्राइमरी की है, लेकिन आपकी जो प्राइमरी की होती है वो भी आपका सुपर की होती है, एक कैंडिडेट की भी आपका सुपर की होती है। ठीक है ना, अल्टरनेट की भी आपका एक सुपर की होती है। इसका मतलब एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक की आपका सुपर की तो हो लेकिन कैंडिडेट की ना हो, लेकिन अगर एक की कैंडिडेट की है तो वो सुपर की जरूर होगी। तो हमने क्या बोला है कि सुपर की होना चाहिए। अब चूंकि प्राइमरी की है तो ये प्राइमरी की है तो ये आपका क्या हो जाएगी, सुपर की हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 एरो R2 यहां पर ट्रू है। आप R1 इंटरसेक्शन R2 निकालेंगे तो R1 इंटरसेक्शन R2 एरो R1 इंटरसेक्शन R2 एरो R2 आपका यहां पर ट्रू है, क्योंकि ये जो कॉमन पॉइंट है CID ये इस रिलेशन R2 का की है, ये आपका सुपर की हो जाएगा। तो ये रिलेशन ट्रू है। इसका मतलब ये जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसलेस होगा। तो ये डिकम्पोजिशन आपका लॉसलेस हो गया। अब चेक करते हैं क्या ये डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था इस रिलेशन R में क्या क्या एफडीज हैं। रिलेशन R में आपका एफडीज होगी SID एरो एसनेम, SID एरो CID, SID एरो सीनेम, SID एरो FID, SID एरो एफनेम, SID एरो सैलरी। और FD होगी CID एरो सीनेम, CID एरो FID, CID एरो एफनेम, CID एरो सैलरी। ये FDs होगी। तो जरा आप यहां पर चेक कीजिए, आपने इसको डिकम्पोज कर दिया और ये इसका की है, तो यहां पर क्या FD है, यहां पर आपकी FD हो जाएगी SID एरो एसनेम, SID एरो CID। ठीक है ना, ये FD दो FD आपको यहां से मिलेगी, SID एरो एसनेम, SID एरो CID। और बाकी एफडीज आपको यहां से मिलेंगी CID एरो सीनेम, CID एरो FID, CID एरो एफनेम, CID एरो सैलरी। तो देखिए ये एफडीज आपको मिल गई। अब आप ऐसा सोच रहे हो कि SID एरो FID तो आपको नहीं मिली या SID एरो एफनेम तो आपको नहीं मिली, तो वो आपको ट्रांजिटिव रूल से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए SID एरो CID यहां पर है और CID एरो FID यहां पर है। तो SID एरो CID, CID एरो FID, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि SID एरो FID हो जाएगा। ट्रांजिटिव रूल आप लगाइए SID एरो CID, CID एरो FID, तो हम ऐसा बोल सकते हैं SID एरो FID। तो ट्रांजिटिव रूल लगा करके आप उन फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहां पर ड्राइव कर पा रहे हैं। इसलिए हमने बोला है कि ये जो CID है ये फॉरेन की है
इस रिलेशन R2 के लिए, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, इसलिए हमने बोला है कि ये फॉरेन की है, क्योंकि फॉरेन की होगा तो इसको रेफरेंस कर रहा होगा, तो आपकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो लॉस्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको ये निकालना है, एसआईडी एरो सी नेम निकालना है, तो एसआईडी एरो सीआईडी आपको यहां से मिला, सीआईडी एरो सी नेम आपको यहां से मिला, ट्रांजिटिव रूल लगा दीजिए, एसआईडी एरो सी नेम आपको यहां पर मिल गया। तो आपकी ये फॉरेन की होने की वजह से फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां पर लॉस्ट नहीं हो रही है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं एसआईडी एरो सीआईडी होगा। देखिए एसआईडी एरो सीआईडी, तो एसआईडी एरो सीआईडी आपका हो जाएगा, एसआईडी एरो सी नेम आपका हो जाएगा, एसआईडी एरो एफआईडी हो जाएगा, ट्रांजिटिव रूल लगा रहे हैं यहां पर हम, एसआईडी एरो सीआईडी, सीआईडी एरो एफ नेम, यानी एसआईडी एरो एफ नेम आपका हो गया, एसआईडी एरो सैलरी हो गया, एसआईडी एरो एस नेम हो गया। तो हम यहां पर ऐसा देख सकते हैं कि आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी भी यहां पर लॉस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं, तो आपका जो सपोर्ट आपको ये यहां से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आप ट्रांजिटिव रूल लगा करके उन फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहां पर गेन कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी यहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसी लॉस्ट नहीं हुई है। इसका मतलब इस रिलेशन R में अगर आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट F है, इस रिलेशन R1 में आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट F1 है, और इस रिलेशन R2 में आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट F2 है, देन आप यहां पर ऐसा बोल सकते हैं F1 यूनियन F2 इज इक्वल टू F, यहां पर आपको मिल जा रहा है, यानी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है। इसका मतलब ये जो डिकम्पोजिशन आपने किया है, R को डिकम्पोज किया है R1 में और R2 में, ये आपका लॉसलेस भी है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन आपका दोनों क्राइटेरिया को आपका मीट कर रहा है, देन आप इस डिकम्पोजिशन को यहां पर कर सकते हैं, और आपकी ये रिडंडेंसी को इसने रिमूव कर दिया है। अब यहां पर अगर हम आपसे ये पूछें कि यहां पर ये रिडंडेंसी आ क्यों रही थी, इस रिडंडेंसी के आने का क्या रीजन था, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस रिडंडेंसी के आने का रीजन था यहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए दो टाइप की रिडंडेंसी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। जैसे कि रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी वो आपकी कुछ इस टाइप की होगी, एंड रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वो आपकी कुछ इस टाइप से होगी। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इसकी वजह से भी रिडंडेंसी क्रिएट हो सकती है, इसकी वजह से भी रिडंडेंसी क्रिएट हो सकती है। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो देखिए हमने यहां पर यह बोला है सीआईडी एरो सीआईडी सी नेम एफआईडी एफ नेम और सैलरी, ये आपका एक एफडी होगा इस रिलेशन R में, ये आपका एक एफडी होगा, सीआईडी एरो सीआईडी सी नेम एफआईडी एफ नेम सैलरी एक एफडी होगा। अब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक्स एरो Y में जब भी आपका t1.x इज इक्वल टू t2.x होगा, अगर x एरो Y में जब भी आपका t1.x इज इक्वल टू t2.x होगा, तो वहां पर आपका t1.y इज इक्वल टू t2.y भी होगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब जब x की दो वैल्यू इक्वल होंगी तब तब आपकी y की दो वैल्यू भी वहां पर इक्वल होंगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब जब आपका ये सीआईडी इक्वल होगी तब तब ये सारी इंफॉर्मेशन भी वहां पर इक्वल हो जाएंगी। जैसे कि आप यहां पर देखिए ये सीआईडी इक्वल हुई तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी इक्वल हो गई, ये सीआईडी इक्वल हुई, ये पूरी इंफॉर्मेशन इक्वल हुई। इसका मतलब ड्यू टू दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां पर ये रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है। रिडंडेंसी क्रिएट होने का रीजन है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का यहां पर होना। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से यहां पर रिडंडेंसी क्रिएट हुई है। तो इसका सोल्यूशन क्या था? इसका सोल्यूशन था डिकम्पोजिशन। आप इसको डिकम्पोज कर दीजिए, देन रिडंडेंसी आपका रिमूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आपको कैसे पता लगा कि इसको इस तरीके से ही डिकम्पोज करना है, ये इस रिलेशन R को आप इस तरीके से ही डिकम्पोज करेंगे, ये आपको कैसे पता लगेगा? तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन बताएगा। नॉर्मलाइजेशन आपको बताएगा कि आपको इस टेबल को किस लोकेशन से डिकम्पोज करना है। इस रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए आपको इस रिलेशन को किस लोकेशन से डिकम्पोज करना है, ये बताएगा आपको नॉर्मलाइजेशन। तो ये आपको क्लियर हुआ है कि ये जो आपका जो रिडंडेंसी आ रही है उसके आने का रीजन क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जो हम रिडंडेंसी रिमूव करेंगे वो हम रिमूव करेंगे क्रिएटेड बाय दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड क्रिएटेड बाय एमवीडी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो एफडी के द्वारा जो आपका रिडंडेंसी क्रिएट होगी या एमवीडी की वजह से जो रिडंडेंसी क्रिएट होगी उस टाइप की रिडंडेंसी को हम डील करेंगे यहां पर इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। अब जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर दो स्टूडेंट्स का नेम सेम है, यहां पर 3 ऐसे स्टूडेंट है जिनका नेम सेम है, मतलब ये जो 3 स्टूडेंट हैं ये अलग अलग स्टूडेंट हैं।
इस स्टूडेंट की आईडी है S3, इस स्टूडेंट की आईडी है S4, इस स्टूडेंट की आईडी है S5, लेकिन इन तीनों को क्या है, नेम सेम है। तो ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये S नेम भी यहाँ पर रिडंडेंट है, लेकिन ये रिडंडेंट नहीं है। अब इन तीन स्टूडेंट्स का नेम सेम है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो ये रिडंडेंसी नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि रिडंडेंसी, लेकिन रिडंडेंसी नहीं है, और ना ही इस टाइप की रिडंडेंसी को आप यहाँ पर रिमूव कर पाएंगे, ठीक है ना। हम जो रिडंडेंसी रिमूव करने की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी या मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की वजह से क्रिएट होगी। इस टाइप की रिडंडेंसी को हम रिमूव करने की बात नहीं कर रहे हैं। या जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये C1 ये 3 वैल्यू सेम हो जा रही है, और यहाँ पर ये जो C1 ये 4 वैल्यू आपकी क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। तो इस टाइप की रिडंडेंसी को भी हम यहाँ पर कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम केवल उन्हीं रिडंडेंसी को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं जो कि क्रिएट होगी FD और MVD की वजह से। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आपका जो है ये आपका FD की वजह से नहीं है, फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से ये आपका क्रिएट नहीं हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कंप्लीटली उसको एलिमिनेट कर पाए। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो रिडंडेंसी आ रही है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से नहीं है, ठीक है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि हम इसको यहाँ पर रिमूव कर पाए, कंप्लीटली रिमूव आप कर भी सकते हैं किसी केस में, और किसी केस में आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने की, जिसमें कि जो रिडंडेंसी क्रिएट होगी उसके होने का रीजन हुआ होगा या तो फंक्शनल डिपेंडेंसी या फिर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो हमने अभी तक यहाँ पर ये देखा कि ये जो रिलेशन R, जिसको कि आपने R1 और R2 में डिकम्पोज किया है, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है और लॉसलेस भी है। अब चूंकि ये लॉसलेस है, तो अगर आप R1 नेचुरल ज्वाइन R2 परफॉर्म करेंगे तो आपको एग्जैक्टली R मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये नेचुरल, ये जो ज्वाइन है, ये जो डिकम्पोजिशन है, ये आपका लॉसलेस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप R1 और R2 को नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो एग्जैक्टली आपको रिलेशन R मिल जाएगा, ठीक। और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी है आपकी, इसका मतलब आपकी कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर लॉस्ट नहीं हुई है। अब कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेरी में ले रहा हूँ। क्वेरी मेरी ये है कि मुझे उस फैकल्टी का नाम चाहिए, मुझे उस फैकल्टी का नेम चाहिए जो कि स्टूडेंट जिसकी की आईडी S1 है उसको पढ़ाता है, ठीक है ना। मुझे उस फैकल्टी का नाम चाहिए जो कि आपका उस स्टूडेंट को पढ़ाता है जिसकी की आईडी S1 है, या S1 स्टूडेंट को जो पढ़ाता है उस फैकल्टी का मुझे नाम चाहिए। तो देखिए यहां पर मैं वो क्वेरी किस तरीके से परफॉर्म करूंगा, यहां पर मैं इस तरीके से करूंगा, सेलेक्ट फैकल्टी नेम फ्रॉम R, क्योंकि रिलेशन मेरा क्या है, R है। सेलेक्ट फैकल्टी नेम फ्रॉम R वेयर SID इज इक्वल टू S1। सेलेक्ट फैकल्टी नेम फ्रॉम R वेयर SID इज इक्वल टू S1। तो आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट मुझे मिल जाएगा X। इसका मतलब यहां पर मैं इजीली इस क्वेरी को परफॉर्म कर पा रहा हूं, लेकिन अगर यही क्वेरी मुझे यहां पर परफॉर्म करनी हो तो अब मेरा चूंकि ये रिलेशन ब्रेक हो चुका है दोनों रिलेशंस में, अब चूंकि मेरा ये रिलेशन ब्रेक हो चुका है R1 और R2 में, तो मुझे इस टाइप की क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए इन दोनों रिलेशंस को अब यहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा। बिना ज्वाइन किए हुए अब मैं ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं बता सकता, आपको उस फैकल्टी का नेम नहीं बता सकता जो कि स्टूडेंट S1 को पढ़ाता है, ठीक है ना। तो फिर मैं यहां पर कैसे करूंगा उस क्वेरी को परफॉर्म, उसको करने के लिए मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर ऐसा बोला है कि वो जो ज्वाइन में करूंगा, ज्वाइन करने के बाद मुझे एग्जैक्टली यही रिलेशन मिलना चाहिए ताकि मैं उस क्वेरी का आंसर दे पाऊं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कैसे करूंगा उस क्वेरी को, यहां पर मैं देखिए इस तरीके से करूंगा, सेलेक्ट f नेम फ्रॉम R1 R2 वेयर SID इज इक्वल टू S1। तो इस क्वेरी को जब मैं परफॉर्म करूंगा तो सबसे पहले तो ये दोनों टेबल्स ज्वाइन होंगी इस कॉमन एट्रीब्यूट CID पर, और ज्वाइन होने के बाद आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। देन आपका आंसर, अब यहां से आप ज्वाइन करने के बाद आंसर अपना X कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप हाईली नॉर्मलाइज्ड डेटा यूज कर रहे हैं, यानी आप अपने टेबल्स को रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए अगर काफी पार्ट्स में ब्रेक कर दे रहे हैं, देन अगर आप क्वेरी परफॉर्म करेंगे तो आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने में आपकी कॉस्ट यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपका क्वेरी प्रोसेसिंग टाइम अब यहां पर इंक्रीज
इंक्रीज हो जाएगा। देखिए रिडंडेंसी तो कम हो गई लेकिन क्वेरी प्रोसेसिंग टाइम आपका बढ़ गया। अभी सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी आपको केवल दो टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए एक रिलेशन को आप ब्रेक कर दे रहे हैं 10 टेबल्स में और आप 10 टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पर आपका सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपका क्वेरी प्रोसेसिंग टाइम यहां पर बढ़ जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप की क्वेरी हो सकती है जिनको कि केवल आप R1 की हेल्प से आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको उस स्टूडेंट का नाम चाहिए जिसकी की आईडी SID है, तो आप क्या करेंगे, आपको उस स्टूडेंट का नाम चाहिए जिसकी की SID S1 है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट S name from R1 where SID is equal to S1। सेलेक्ट S name from R1 where SID is equal to S1, तो आपको A प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसमें करेंगे तो इसमें कैसे करेंगे, सेलेक्ट S name फ्रॉम R वेयर SID इज इक्वल टू S1। तो देखिए यहां पर तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको जैसे कि इससे पिछले वाला केस हमने लिया था, आपको उस फैकल्टी का नाम चाहिए जो कि आपका इस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, देन उस केस में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। देन आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट फैकल्टी नेम फ्रॉम R1, R2 वेयर SID इज इक्वल टू S1। और जबकि ये यहां पर आपको अगर वो सेम काम करना है तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप क्वेरी परफॉर्म कर देंगे तो आपका टाइम यहां पर सेव हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पर आपको इसका मतलब तो समझ में आया कि हम यहां पर लॉसलेस का क्या मतलब है। लॉसलेस का मतलब यह है कि आपको ज्वाइन करने के बाद ओरिजिनल रिलेशन मिलना चाहिए, तभी आप अपनी क्वेरी का आंसर दे पाएंगे। तो अगर ये मान लीजिए ये लॉसी होगा, देन आपको ज्वाइन करने पर ये ओरिजिनल रिलेशन R नहीं मिलेगा, इसका एक सुपरसेट मिलेगा, देन डेफिनेटली आपका आंसर वहां पर रॉन्ग, देन वहां पर आपका आंसर रॉन्ग भी आ सकता है क्योंकि वो जो टेबल थी वो आपकी चेंज हो जाएगी। वो जो नई टेबल जो ज्वाइन करने पर जो टेबल मिलेगी वो इस ओल्ड टेबल का सुपरसेट होगी, तो वहां पर आपका क्वेरी का आंसर फॉल्स भी आ सकता है। तो इसलिए हमें लॉसलेस लेते हैं, ठीक है ना। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को हम क्यों लेते हैं, क्यों हम चेक कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए क्यों चेक करते हैं। इसलिए चेक करते हैं ताकि कुछ क्वेरी ऐसी होती है जिनको परफॉर्म करने के लिए हमें टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, और जब हम टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें वही सेम टेबल मिलनी चाहिए जिसको कि हमने डिकम्पोज किया था। तो अगर डिकम्पोजिशन लॉसी होगा तो उस केस में हमें वो टेबल नहीं मिलेगी, उसका सुपरसेट मिलेगा, तो आंसर हमारा वहां पर फॉल्स भी आ सकता है। इसलिए डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन इसलिए पढ़ रहे हैं जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं SID एरो F नेम, SID एरो F नेम यहां पर एक आप बोल सकते हैं FD है। इस रिलेशन R में SID एरो F नेम आपका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। मैं ऐसा बोल सकता हूं फैकल्टी नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन SID, फैकल्टी नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन SID। इसीलिए मैं उस क्वेरी का आंसर दे पा रहा था कि मुझे उस फैकल्टी का नाम चाहिए जिसकी की जो कि आपका स्टूडेंट S1 को पढ़ाता है, तो मैं इसीलिए इसका आंसर दे पा रहा था क्योंकि यहां पर SID और F नेम आपका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी था। तो मैंने इसके लिए क्वेरी क्या लिख दिया था, सेलेक्ट फैकल्टी नेम फ्रॉम रिलेशन R वेयर SID इज इक्वल टू S1। मेरा आंसर आ जा रहा था क्योंकि SID और F नेम यहां पर क्या है, आपका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसकी वजह से मैं आपको दे पा रहा था। अब देखिए यहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि SID एरो CID देन CID एरो F नेम, यानी ट्रांजिटिव रूल लगाए तो इस फॉरेन की को यूज करें, तो ट्रांजिटिव रूल और इस फॉरेन की कंस्ट्रेंट को यूज करते हुए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि SID एरो F नेम भी आपका यहां पर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा जो कि आप ड्राइव कर पा रहे हैं। इस F1 और F2, इस R1 रिलेशन और इस R2 रिलेशन को मिक्स करके आप उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहां पर ड्राइव कर पा रहे हैं, इसलिए इन दोनों को ज्वाइन करने पर आप उस क्वेरी का आंसर यहां पर दे पा रहे थे। जैसे कि क्वेरी क्या थी, सेलेक्ट फैकल्टी नेम फ्रॉम रिलेशन R1, R2 वेयर SID इज इक्वल टू S1, तो आप उसका आंसर इसलिए दे पा रहे थे क्योंकि आप इन दोनों को यहां पर वो फंक्शनल डिपेंडेंसी आप ड्राइव कर पा रहे हैं। देखिए SID टू CID, CID टू F नेम, देन ट्रांजिटिव रूल लगा करके SID एरो F नेम आपका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, उसकी वजह से आप उस क्वेरी का आंसर यहां पर दे पा रहे थे। लेकिन मान लीजिए कि हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं इस तरीके से, ये रिलेशन R को मैंने डिकम्पोज किया है R1 और R2 में, जहां पर कि R1 रिलेशन है मेरा SID S नेम और R2 रिलेशन है मेरा CID C नेम FID F नेम सैलरी। मैंने इस रिलेशन को इस तरीके से डिकम्पोज किया है। देन देखिए ये जो डिकम्पोजिशन है अब ये लॉसी हो जाएगा। लॉसी इसलिए हो जाएगा कि अब इन दोनों में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है जिस पर कि आप इन दोनों को ज्वाइन कर पाए। तो जब आप इन दोनों का नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, R1 और R2 का नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा R1 क्रॉस R2 के इक्वल। तो डेफिनेटली आपकी यहां पर आप कितनी टपल्स आने वाली है, देखिए 5 टपल्स तो उधर है, 2 टपल्स इधर है, 5 क्रॉस 2 यानी टोटल 10 टपल्स आने वाली है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो टेबल होगी, जो टेबल आपको मिलेगी, उस टेबल में 5 एक्स्ट्रा टपल्स होंगी जो कि इस रिलेशन R में एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी।
तो आपका आंसर यहाँ पर रॉन्ग भी आ सकता है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन आपका लॉसी हो गया। दूसरा आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन भी नहीं है क्योंकि ये जो जिससे लिंक हो रहा था आपने उस लिंक को ही हटा दिया, तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट नहीं है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि एसआईडी एरो फैकल्टी नेम अब फंक्शनल डिपेंडेंसी है ही नहीं इसमें। एसआईडी एरो एफ नेम आपका एफडी यहाँ पर नहीं है, तो एसआईडी एरो एफ नेम यहाँ पर तो है लेकिन एसआईडी एरो एफ नेम यहाँ पर अब लॉस्ट हो गया है, तो ये आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी नहीं है। इसका मतलब उस क्वेरी का आंसर अब आप इन दोनों रिलेशन से नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम आपको क्वेरी दें, अगर मान लीजिए आपको उस फैकल्टी का नाम चाहिए जो कि स्टूडेंट S1 को पढ़ा रहा है, तो वो आप यहां से तो बता सकते हैं, इस रिलेशन से आप नहीं बता सकते क्योंकि आप इन दोनों को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि जब आप डिकम्पोज करेंगे तो दो चीजों को ध्यान रखेंगे, लॉसलेस होना चाहिए और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी लॉस्ट हो गई देन क्वेरी का आंसर आपका नहीं आ पाएगा, क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी लॉस्ट हो गई देन आपका डिपेंडेंसी वहां पर खत्म हो जाएगी। और अगर लॉसी होगा तो एक्स्ट्रा टपल्स आ जाएंगी, तो आपका अगेन आपका आंसर वहां पर रॉन्ग आ सकता है। इसलिए दोनों चीजों को ध्यान रखा जाता है कि लॉसलेस भी हो, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी हो। तो देखिए, अगर एक रिलेशन आर को आप बहुत सारी टेबल्स में डिकम्पोज कर देंगे देन वहां पर वो भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। अगर क्योंकि वहां पर आपको एक तो बहुत सारी टेबल्स हो जाएंगी तो उनको मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आपकी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। और दूसरा आपका क्वेरी प्रोसेसिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि अब अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी आप लिख रहे हैं तो उसके लिए उन टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वहां पर आपका ज्वाइन करने वाला टाइम वहां पर कुछ एक्स्ट्रा भी लग जाएगा, तो मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ गई। अब आपको बहुत सारी टेबल्स को मैनेज करना है। सेकंड, आपका क्वेरी प्रोसेसिंग का टाइम भी वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम उस लोकेशन को यहां पर फाइंड आउट करेंगे जहां से कि हमें उस टेबल को डिकम्पोज करना है टू रिड्यूस रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन define set of rules used to perform the better decomposition। normalization define set of rules to perform better decomposition। आपका decomposition better हो, आपको exact location पता लगे जहां पर की प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो रही है, वो सारे exact लोकेशन की और उन सभी डिटेल्स आपको नॉर्मलाइजेशन से पता लगेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि 1NF 2NF 3NF 4NF 5NF या BCNF, ये सभी में आपको क्या मिलेंगे, कुछ रूल्स मिलेंगे। वो रूल्स आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से डिकम्पोज करना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू परफॉर्म बेटर डिकम्पोजिशन, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मल फॉर्म आपको आइडेंटिफाई करेगी वो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ रिडंडेंसी जहां पर कि आपको डिकम्पोजिशन को करना है, ठीक है ना। और डिकम्पोजिशन करने के बाद आपकी रिडंडेंसी वहां पर रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए, ये जो नॉर्मल फॉर्म है ये आपका कई टाइप की होती है, ठीक है ना। हो सकती है 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, और आपका होता है एक फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। इससे आगे भी होती है लेकिन इससे आगे की नॉर्मल फॉर्म्स को हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इस पॉइंट तक जो हम रिडंडेंसी को रिमूव करेंगे वो रिमूव करेंगे रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के द्वारा जो रिडंडेंसी क्रिएट की गई होगी उस टाइप की रिडंडेंसी को रिमूव करेंगे हम अप टू दिस BCNF पॉइंट, और 4NF और 5NF में हम क्रिएट करेंगे रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की वजह से जो रिडंडेंसी क्रिएट होगी वो रिमूव की जाएगी 4NF 5NF में। फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से जो रिडंडेंसी क्रिएट की गई होगी वो रिमूव की जाएगी अप टू दिस पॉइंट। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि BCNF जो है वो फ्री होता है, BCNF फ्री होता है इस आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से जो रिडंडेंसी क्रिएट होगी उससे फ्री होता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि BCNF में 0% रिडंडेंसी होगी जो कि आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी के द्वारा क्रिएट की गई होगी। लेकिन देखिए, BCNF में आपका रिडंडेंसी हो सकती है और उसके रिडंडेंसी होने का रीजन MVD हो सकता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की वजह से BCNF में रिडंडेंसी हो सकती है। लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से जो रिडंडेंसी क्रिएट होगी वो रिडंडेंसी BCNF में आपका कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि BCNF में अगर एक रिलेशन है तो वहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से कोई भी रिडंडेंसी नहीं आएगी, यानी आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी के द्वारा जो रिडंडेंसी क्रिएट की गई होगी वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी BCNF में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी BCNF में कुछ रिडंडेंसी हो सकती है, लेकिन उस रिडंडेंसी के होने का रीजन फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा, उस रिडंडेंसी का होने का रीजन होगा आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी।
अब देखिए जो आपकी रिडंडेंसी थी, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के द्वारा जो क्रिएट की गई रिडंडेंसी थी, वो तो आपका BCNF पे ही फिनिश हो गई है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4NF में भी नहीं होगी रिडंडेंसी जो आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट करेगा, और 5NF में भी आपका रिडंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो क्रिएट करेगा वो एब्सेंट होगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर देखिए फंक्शनल रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी 0%, रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी 0%, रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी 0%। लेकिन यहां पर रिडंडेंसी हो सकती है इस MVD की वजह से, यहां पर MVD की वजह से जो रिडंडेंसी होगी उसको हम मिनिमाइज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां इस पॉइंट तक आपका FD के द्वारा क्रिएट की गई रिडंडेंसी कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। अब आपका काम चलेगा MVD के द्वारा क्रिएट की गई रिडंडेंसी पर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं BCNF में सफर द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो यहां पर जो हम बात करेंगे वो MVD की बात नहीं करेंगे। 1NF, 2NF, 3NF और BCNF में हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की बात ही नहीं करेंगे। हम यहां पर बात करेंगे केवल और केवल फंक्शनल डिपेंडेंसी की, और ट्राई करेंगे, मिनिमाइज करेंगे इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के द्वारा क्रिएट होने वाली रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी FD के द्वारा जो रिडंडेंसी क्रिएट होगी केवल उनको मिनिमाइज करेंगे, यहां तक हम MVD की बात नहीं करेंगे। देन हम ऐसा क्लेम करेंगे कि यहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी FD के द्वारा क्रिएट की गई सभी रिडंडेंसी यहां पर आपका कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। देन हम आपका MVD के द्वारा क्रिएट की गई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के द्वारा क्रिएट की गई फंक्शनल क्रिएट की गई रिडंडेंसी को रिड्यूस करने का यहां पर इससे आगे प्रोसेसिंग करेंगे। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी द्वारा क्रिएट की गई रिडंडेंसी को हम रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिडंडेंसी होगी आपका 1NF में, उससे कम रिडंडेंसी होगी 2NF में, उससे कम रिडंडेंसी होगी 3NF में, और उससे कम रिडंडेंसी होगा आपका BCNF में। इनफैक्ट BCNF में जो रिडंडेंसी होगी उसका होने का रीजन FD ना होकर के MVD रहा होगा, ठीक है ना। देन आपका आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो रिडंडेंसी का लेवल है वो कम होता जाएगा, लेकिन जितना आगे आप बढ़ेंगे उतना ही डिकम्पोजिशन आपका ज्यादा होता जाएगा, और जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा टेबल्स होगी, और उतना ही ज्यादा आपको मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, और उतनी ही ज्यादा क्वेरी आपकी स्लो हो जाएगी। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा लेवल तक नहीं जाते हैं, ठीक है ना। अप टू 3NF पर हम स्टॉप कर देते हैं जनरली, क्योंकि जो हमारे रिडंडेंसी का लेवल है वो बहुत कम हो चुका होता है इस लेवल तक। एंड देन हम आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो आपका फिर टेबल बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाएंगी, तो हमारे क्वेरी प्रोसेसिंग टाइम वहां पर ज्यादा लगने लग जाएगा, तो फिर हमारा वहां पर परफॉर्मेंस डिक्रीज होने लग जाएगी। इसीलिए हम बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज नहीं करते हैं डेटा को, अप्लाई करते जाएंगे, डिकम्पोज करते जाएंगे। नॉर्मल फॉर्म हमें बताएगा कि आपको किस एक पोजीशन पर डिकम्पोज करना है, और रिडंडेंसी के लेवल को हम यहाँ पर डिक्रीज करते जाएंगे। तो मान लीजिए कि 1NF को चेक करने में, एक रिलेशन 1NF में है या नहीं है उसको चेक करने में आप एक C1 कंडीशन का यूज करते हैं। मतलब उस रिलेशन पर आप C1 कंडीशन लगा करके पता लगाते हैं कि वो रिलेशन आपका 1NF में है या नहीं है। तो अगर वो रिलेशन C1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो आप बोलेंगे कि वो रिलेशन आपका 1NF में होगा। यानी मान लीजिए कि ये आपके 1NF वाले सारे रिलेशन है, ये सारे रिलेशन आपका 1NF वाले रिलेशन है, ठीक है ना। जो कि यानी इसका हम ऐसा बोल सकते हैं इस सेट के अंदर जितने भी, इस सर्किल के अंदर जितने भी आपके रिलेशंस होंगे वो सभी रिलेशन इस C1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो सारे रिलेशन जो कि C1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, हम आगे बताएंगे कि ये कंडीशंस क्या क्या होंगी। यहाँ पर ऐसा सोचिए कि कंडीशन C1 है, अगर रिलेशन उस कंडीशन C1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो 1NF में होगा, ठीक है ना। अब सेकंड NF को चेक करने के लिए, 2NF को चेक करने के लिए रिलेशन आपका 1NF में होना चाहिए, 1NF में होना चाहिए, प्लस सम एक्स्ट्रा कंडीशन हम यहां पर चेक करेंगे C2, ठीक है ना। इसका मतलब अगर एक रिलेशन 2NF में है तो 2NF में होने के लिए पहले तो वो 1NF में होना चाहिए, प्लस हम ये एक्स्ट्रा कंडीशन C2 लगा करके हम उसको चेक करेंगे। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस 1NF वाले रिलेशन में कुछ ऐसे रिलेशंस भी होंगे जो इस C2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। वो सारे रिलेशन इस 1NF के अंदर, वो सारे रिलेशन जो इस C2 कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो आपके 2NF में आ जाएंगे। तो ये इस सर्किल के अंदर मान लीजिए आपके वो सारे रिलेशन हैं जो कि आपका 1NF में भी है और इस C2 कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। आपका 2NF में है तो वो 1NF में भी होगा। अगर एक रिलेशन 2NF में है तो वो आपका 1NF में होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशन 1NF में हो लेकिन 2NF में ना हो।
इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक रिलेशन 3NF में है तो 3NF में होने के लिए उसको सबसे पहले तो आपका 2NF में होना पड़ेगा, यानी वो रिलेशन आपका 2NF में होना चाहिए, प्लस एक एक्स्ट्रा कंडीशन हम C3 के लिए चेक करेंगे। अगर वो C3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन आपका 3NF में होगा। इसका मतलब ये जो 2NF वाले जो रिलेशन आप देख रहे हैं इसमें से कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो C3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो इस 2NF वाले रिलेशंस में, इस 2NF में जितने भी रिलेशंस हैं उनमें से वो सारे रिलेशंस जो कि C3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो सभी आपके 3NF में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इस 3NF में वो सारे रिलेशंस हैं जो आपका 2NF में भी है, प्लस वो C3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि एक रिलेशन BCNF को होने के लिए वो आपका रिलेशन 3NF में होना चाहिए, प्लस हम एक सम एक्स्ट्रा कंडीशन C4 लगा करके हम वहां पर उसको चेक करेंगे। इसका मतलब एक रिलेशन BCNF में है तो BCNF में होने के लिए वो 3NF में होना चाहिए, प्लस एक एक्स्ट्रा कंडीशन C4 और वहां पर हम लगाकर उसको चेक करेंगे। इसका मतलब इस 3NF वाले रिलेशंस में कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जो कि C4 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो सभी रिलेशंस आपके BCNF में आ जाएंगे। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक रिलेशन BCNF में है तो वो 3NF में भी होगा, 2NF में भी होगा, 1NF में भी होगा। ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशन 2NF में हो लेकिन 3NF में ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलेशन 3NF में हो लेकिन BCNF में ना हो। लेकिन अगर एक रिलेशन 3NF में है तो वो 2NF में भी होगा, वो 1NF में भी होगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं BCNF implies 3NF implies 2NF implies 1NF। इसका मतलब अगर एक रिलेशन 3NF में है तो वो 2NF में भी होगा, 1NF में भी होगा। अगर एक रिलेशन BCNF में है तो 3NF में भी होगा, 2NF में भी होगा, 1NF में भी होगा। फिर हमने आपको ये बताया था कि अगर P implies Q ट्रू होता है तो नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P भी ट्रू होता है। यानी अगर आप इसका नेगेशन ले लें, एक रिलेशन अगर आपका 1NF में नहीं है तो वो रिलेशन आपका 2NF में भी नहीं होगा, वो रिलेशन आपका 3NF में भी नहीं होगा, और वो रिलेशन आपका BCNF में भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर एक रिलेशन 1NF में नहीं है, 1NF में नहीं होगा तो कहां होगा, वो यहां कहीं होगा। तो ये रिलेशन 1NF में नहीं है तो वो 2NF में भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, BCNF में नहीं होगा। या मान लीजिए एक रिलेशन 2NF में नहीं है तो 2NF में कब नहीं होगा, जब मान लीजिए लेट से यहां कहीं है एक रिलेशन 2NF में नहीं है लेकिन 1NF में है तो वो यहां पर होगा। वो देखिए 3NF में भी नहीं होगा, वो BCNF में भी नहीं होगा। एक रिलेशन 2NF में है लेकिन 3NF में नहीं है तो वो रिलेशन यहां पर कहीं रहा होगा, तो देखिए वो BCNF में भी नहीं होगा। तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं कि एक रिलेशन अगर 3NF में नहीं है तो BCNF में भी नहीं होगा, एक रिलेशन 2NF में है तो वो आपका 1NF में भी होगा। क्योंकि देखिए 2NF को होने के लिए सबसे पहले उसको 1NF होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए एक रिलेशन 2NF में है तो डेफिनेटली वो आपका 1NF में भी रहा होगा, और अगर रिलेशन 1NF में नहीं है तो ये कंडीशन फेल कर जाएगा, तो वो आपका 2NF में भी नहीं होगा। अब इन कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे कि C1, C2, C3 एंड C4 आपके ये कंडीशंस क्या होंगे और किस तरीके से आप एक रिलेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आपका किस नॉर्मल फॉर्म में होगा।